हाँ देखो शुरू करते हैं। देखो आज क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। देखो सबसे पहले देखो संस्कृत का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? संस्कृत का क्या होता है? संस्कृत का संधि विच्छेद ये होता है सम समजोड़ कृत। क्या होता है? समजोड़ कृत। या तो एग्जाम में आता है, कहता है निम्नलिखित में से संस्कृत का कौन सा संधि विच्छेद है? 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें देख लो क्या है? समजोड़ कृत। यहाँ देख रहा ना हलंत, संस्कृत में हलंत का बहुत मायने रखता है, हलंत का बहुत मायने रखता है। तो इसका क्या होता है संधि विच्छेद? समजोड़ कृत। ठीक है। अगर देखो अगर बात करें इसके पिता, किसके पिता? संस्कृत के पिता क्या है पता किसी को? इसके पिता है महर्षि, लिख लो महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। संस्कृत के पिता कौन है? महर्षि पाणिनि। लिखा महर्षि पाणिनि। अब देखो अगर इसका महर्षि पाणिनि जी के जन्म की बात करें, इसका जन्म हुआ था 560 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व में ये महर्षि का क्या होता? पाणिनि जी का जन्म हुआ था। और अगर इसका मृत्यु की बात करें, इसका जो डेथ हुआ था, इसका डेथ हुआ था 460 बीसी ईसा पूर्व। 460 यानी बीसी में इसका क्या हुआ था? इसका मृत्यु होता है। ठीक है। अगर ये पाणिनि जी के गुरु, अगर गुरु की बात करें, किसके गुरु? पाणिनि जी के गुरु कौन थे याद है किसी को? इसका गुरु का नाम था उपवर्ष। इसके गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष। पाणिनि जी के गुरु का नाम उपवर्ष। लिखा? तो हाँ मृत्यु इसका 460 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व नहीं, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? संस्कृत का संधि विच्छेद समजोड़ कृत। फादर ऑफ संस्कृत महर्षि ये पाणिनि, महर्षि पाणिनि। देखो इसे संस्कृत का जनक कहते हैं, किसे? पाणिनि जी को। ठीक ना। तो ये पाणिनि जी एक व्याकरण लिखा है। पाणिनि जी क्या लिखा है? एक व्याकरण लिखा है। तो एक क्या लिखा है? व्याकरण। उस व्याकरण का नाम क्या याद है किसी को? उस व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये कौन लिखे हैं? पाणिनि जी। क्या पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। कौन लिखे हैं? पाणिनि जी। ये किसकी पुस्तक है? व्याकरण की। इसमें अगर बात करें अष्टाध्यायी में, तो इसमें 8 अध्याय है। 8 क्या? 8 अध्याय है। इसमें 8 अध्याय है। ठीक है। और 4 सहस्त्र सूत्र है। 4 सहस्त्र सूत्र का मतलब हुआ इसमें, 4 सहस्त्र का मतलब हुआ 4000। कितना? 4000 इसमें सूत्र है। किसमें? ये अष्टाध्यायी में। अध्याय कितने हैं? 8। और इसमें सूत्र कितने हैं? 4000 सूत्र है। ये जो पढ़ेगा कौन? ये अष्टाध्यायी व्याकरण जब पढ़ेगा ना, इसमें राजनीति हो गया, धार्मिक, सामाजिक, रहन सहन, खान पान, सब चीज का वर्णन किया गया। किसमें? ये अष्टाध्यायी में। और यही जो व्याकरण का पुस्तक लिखे हैं कौन? पाणिनि जी। इसी के चलते पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का भी जनक कहा जाता है। समझा? संस्कृत व्याकरण का भी जनक किसे कहा जाता है? ये पाणिनि जी को। समझा? तो देखो हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग शुद्ध नहीं बोल सकते, शुद्ध नहीं लिख सकते। तब कह देंगे राम जाति है। क्या बोल देंगे? सही है? ये नहीं सही है। व्याकरण पढ़ते हैं तभी ना हमको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आता है। अगर व्याकरण का अगर हम लोग ज्ञान नहीं हो तो सीता खाता, ये भी हम लोग सही मान लेंगे, मानेंगे ना। तो यहाँ से देखो कितना क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन देखो संस्कृत का संधि विच्छेद समजोड़ कृत। संस्कृत का पिता पाणिनि जी या संस्कृत व्याकरण का पिता कौन है? पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि जी। देखो पहले संस्कृत का पिता कौन है? पाणिनि जी है। जब वो संस्कृत में एक व्याकरण लिखे जिसका नाम क्या है?
अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इसमें कितना 8 अध्याय है और 4000 क्या है? सूत्र है। सूत्र है। इसमें वर्णन जो किया गया है रहन सहन, खान पान, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब चीज का अध्ययन किसमें किया गया है? इसमें अष्टाध्यायी की व्याकरण की पुस्तक में किया गया है। यहाँ तक समझ गया ना? चलो अब आगे शुरू करते हैं। हाँ, इसके गुरु, इसके जो है गुरु किसके? ये पाणिनि जी के गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष। गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष था। पाणिनि जी के गुरु का नाम उपवर्ष था। ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण का जो स्थान है इसका, इसमें ये पाणिनि जी का बहुत अधिक योगदान रहा था। यहाँ तो लिख लिया, लिखा सब रे? हाँ, इंग्लिश नहीं लिखा इसको? ये लिखो अष्टाध्यायी। क्या ये पुस्तक है? ये ग्रामर की पुस्तक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखो उसको। हाँ लिखो, आगे लिखो। संस्कृत के मुख्य रूप से तीन, संस्कृत के मुख्य रूप से तीन भाग हैं। तीन भाग हैं। संस्कृत के मुख्य रूप से तीन भाग हैं। संस्कृत के मुख्य रूप से तीन भाग हैं। तो पहला लिखो वर्ण। पहला क्या है? वर्ण। और इसी को हम लोग कहते हैं, वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं वर्ण को? अक्षर। वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। और दूसरा है पद। दूसरा क्या है? पद। और पद को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पद को ही हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है वाक। तीसरा क्या है? वाक। तीसरा है वाक। कौन कौन सा मुख्य भाग? तीन गो है। वर्ण हो गया, पद हो गया और वाक हो गया। वर्ण, पद, वाक, ये संस्कृत के मुख्य तीन भाग है। वर्ण, इसी को हम लोग अक्षर बोलते हैं। पद हो गया, वाक हो गया। ठीक है। अब देखो, वर्ण पता है क्या होता है? वर्ण या अक्षर पता है? अक्षर क्या होता है? अक्षर जैसे यही ना है, अ, आ, यही ना रे, क, ख, यही ना अक्षर है। कहाँ तक? ज्यों तक अक्षर यही ना है। अब देखो, ये अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षर से मिलके शब्द। जैसे देखो, जैसे हम एक बनाए कलम। क्या बनाए? कलम। कलम, कलम। तो ये किससे मिलके बना? इसी में से ओआ में से हम लोग क लिए, ल लिए, मो लिए। समझा? तो अब देखो, अगर बात करें तो इससे भी ऊपर एक आता है, वर्ण से भी ऊपर आता है, एक आता है ध्वनि। क्या आता है? ध्वनि। जान लो उसे, ध्वनि। ध्वनि एक ध्वनि भी होता है। और ध्वनि के बाद क्या आता है? वर्ण। उसके बाद क्या आता है? पद, वाक। ये ध्वनि जो है, ध्वनि ये मौखिक इकाई है। ध्वनि कौन इकाई है? मौखिक। मौखिक समझता है ना? ध्वनि जो एक कौन इकाई है? ध्वनि ये मौखिक। मौखिक मतलब हम बोलते हैं वही मौखिक हुआ। तो ध्वनि मतलब ये मौखिक इकाई है। ये वर्ण जो है, वर्ण एक लिखित इकाई है। वर्ण लिखित इकाई है। लिखित इकाई समझता है ना? लिखा हुआ है। ऐसे अभी ध्वनि हम बोल रहे, तुम लोग सुन रहा है, तो मौखिक इकाई हुआ। तो अगर बात करें सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो कौन है? ध्वनि है। सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। अगर बात करें सबसे छोटी लिखित इकाई, कौन इकाई? लिखित इकाई, तब क्या होगा? वर्ण होगा। लिखित इकाई वर्ण, मौखिक इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण या अक्षर। ठीक है। तो यही अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। समझी? और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक बनता है। शब्द से मिलकर वाक बनता है। अब देखो, अगर इसका को पूछे शब्द किसे कहते हैं,
तो वर्णों के मेल से सार्थक शब्द, कौन शब्द? सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, जैसा कोई न कोई क्या अर्थ निकले। जैसे देखो, जैसे यहाँ कमल है, क्या क्या कमल है, अब इसी को बना देंगे लो मो को लो कलम है और क्या है, कलम है, क्या बोल रहे हैं, जैसे कलम है ना, और कलमे को हम लिख देंगे लो मो को लमक, क्या शब्द हुआ, कोई शब्द हुआ, ये सार्थक शब्द हुआ? तो ये शब्द, ये सार्थक शब्द नहीं हुआ, ठीक ना। अगर हम वर्ण से अगर शब्द बनाएंगे तो वो कैसा सार्थक होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा, ठीक है, तभी वो शब्द कहलाएगा। अब देखो यही ये जो शब्द है या पद है, इससे मिलके क्या बनता है, इससे मिलके बनता है वाक। जैसे राम, राम जाता है, राम जाता है, ये क्या है, ये वाक है। तो वर्ण से मिलके क्या बनता है, शब्द, शब्द के शब्द से मिलकर के वाक, ठीक है, यहाँ तो समझ गया। अब आगे लिखो, इसका डिफिनेशन लिख लो वर्ण का, वर्ण लिख के डैश मारो, वर्ण लिखा, लिखो वर्ण का डिफिनेशन लिख लो। वर्ण या इसको क्या कहते हैं, वर्ण को हम लोग क्या और क्या कह सकते हैं, अक्षर। इसका लिखो वर्ण उस सार्थक, वर्ण उस सार्थक, वर्ण उस सार्थक ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस सार्थक ध्वनि को कहते हैं जिसका, जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस सार्थक ध्वनि कहते हैं और कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। देख लिया। अब देखो वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा याद है किसी को? हाँ, पहला होता है स्वर, स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। लिखा, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये किसके दो भेद है? वर्ण के। अब लिखो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसी को याद है स्वर्ण वर्ण का विश्लेषण? लिखा स्वर्ण वर्ण। आगे लिखो स्वर, इसकी परिभाषा क्या होता है? देखो स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण हम उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण हम उसे कहते हैं जिसे बोलने में, जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए
उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण? जिसको बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हाँ, जिसको बोलने में हाँ सहायता नहीं ली जाए। देखो जैसे इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या कितना है पता है? इसकी संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। यानी स्वर वर्ण कितनी है? संस्कृत में 13 है। संस्कृत में 13, हिंदी में 11 है। हिंदी में कितना है? 11। संस्कृत में 13। अब कौन कौन सा है? देखो कौन कौन सा है। देखो हो गया अ, अब लिखो आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, बड़ी री, लिड़ी। लिड़ी के बाद होता है, लिड़ी के बाद आय, आय, ओ, ओ, अंशवा, अविसर्ग हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंशवाविसर्ग इसमें नहीं होता है। ठीक है, कितना है? 13। लिखो इसको। लिख लिया? लिख लिया? कितना स्वर है संस्कृत में? 13। हिंदी में 11। हिंदी में क्या हुआ है? 11 को। हिंदी में देखो, एक ये और ये नहीं होता, समझा? हिंदी में ये बड़ी री और लीडी नहीं होता है, समझा? हिंदी में ये बड़ी और लीडी नहीं होता है। तो 13 में से 2 गया, कितना बचा? 11 बचा। तो हिंदी में क्या को स्वर? 11 को। संस्कृत में 13। संस्कृत में 13, हिंदी में 11। हिंदी में मात्रा क्या होता है? मात्रा 10 होता है। मात्रा 10 होता है। कौन कौन सा याद है ना? कौन कौन सा होता है मात्रा 10? तो आगे देखो, लिख लिया? तो यहाँ से इतना जानो कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब देखो, ये स्वर का भी 3 भेद है। ये स्वर का भी 3 भेद है। याद है किसे कौन कौन सा है? तो लिखो, स्वर के 3 भेद। आगे लिखो, ये स्वर के भी लिखो। स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला देखो, पहला है ह्रस्व। पहला ह्रस्व, और दूसरा है ह्रस्व दीर्घ। दूसरा दीर्घ, और तीसरा है प्लुत। तीसरा प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लिख लिया? लिख लिया? स्वर के कितना भेद? 3 भेद। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखो, ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ह्रस्व? लिखो, तुम नीचे में लिखना। जिस स्वर को बोलने में, कम समय लगे। कम समय लगे। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देख लिया, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है। अब बताओ इस दोनों में किसको बोलने में कम समय लगता है? ओ या आ? ओ लगता है ना, ओ। अब देखो इस दोनों को बोलने में किसको बोलने में कम समय लगता है? हर्षई या दीर्घई? इस दोनों में किसको बोलने में कम समय लगता है? हर्षई। दीर्घई मतलब दीर्घई अधिक समय लेता है। इन दोनों में हर्ष और दीर्घऊ किसको बोलने में कम समय लगता है? हर्षऊ को। देखो क्या क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक छोटी री और एक लीरी। कौन कौन सा होगा? देखो यहाँ लिख देते हैं। देखो एक अ होगा, एक हर्षई, अब देखो एक दीर्घऊ। हाँ इसके जैसे में नहीं, ये दीर्घऊ, और उसके बाद लिखो ये री, और उसके बाद ये लिड़ी। ये 5 जो है ह्रस्व स्वर है। लिख लिया? पांचों लिख लिया? जैसे नहीं, ये 5 को है, ये है, ये 5। हाँ इसी के ह्रस्व में लिख लो। ये जैसे में हाँ जैसे में लिख लो। ये 5 को है, किसकी संख्या 5 है? ह्रस्व संख्या 5 है। तो नीचे में लिख लो ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। इसकी संख्या 5 है। हम टेस्ट लेंगे खत्म होने के बाद, ठीक ना? तो याद रखना ह्रस्व कितने हैं? 5 है। लिख लिया? अब आगे लिखो दीर्घ। दीर्घ किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर इसका है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? दीर्घ स्वर का यहाँ लिखो। जिस संख्या 5 है, संख्या 5 है। ओ संज्ञा लिख दिए, संख्या। संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा लिखा गया, संज्ञा पढ़ते आ रहे थे ना। इसमें लिखो, इसका लिखो, दीर्घ का लिखो। जिस स्वर को बोलने में जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा लगी, ह्रस्व स्वर से बोलने में, जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से बोलने में ह्रस्व स्वर से, जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से, फिर लगा दीजिए, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, लिख लिया? जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो ये 5 छोड़ा के उधर 8 बचा होगा, ठीक ना? वो 8वां हो जाएगा। 8वां कौन सा हो जाएगा? नीचे में लिख देते हैं 8वां। इसमें देखो ये तो हमारा ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, और ये लीडी, ये ह्रस्व है। यानी ह्रस्व कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब इधर कितना बचा? 8 बचा। तो 8वां क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा दीर्घ। कौन कौन बचा? देखो यहाँ लिख देते हैं दीर्घ। दीर्घ में कैसा आएगा? आ आएगा, अगर आ के बाद दीर्घई, दीर्घऊ, बड़ी री, उसके बाद ऐ, ओ और औ। ठीक है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया। यानी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। कितनी है?
8 है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। लिख लिया? दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। क्वेश्चन में रहेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 8। क्या हो जाएगा? 8। तो इसको ध्यान में रखना है। लिख लिया? चलो बेटा, जिसको आगे क्या बचा? प्लुत। लिखो, प्लुत का लिखो, उसको मिटा दे रहे हैं। आगे लिखो, प्लुत का लिखो। क्या आता प्लुत का डिफिनेशन? क्या था किसी को? लिखो, जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं। जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में? हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब बताओ, अधिक समय लग रहा है ना? हे राम, हे राम। ओम कैसे लिखते हैं? अरे ओम ऐसे होता है। ओम इसमें ऊ होता है। ओम, ठीक है? ओम, ठीक है ना? ओम गया है और क्या होगा सर? खाली वो दोनों मिटा दीजिए। वो ओम हो गया ये? जी, ओम हो गया। ओम, ठीक है। अब बताओ, अब देखो, हे कृष्ण, ये जो लिखे देखो अधिक समय लगा ना? हे राम, ओम, मतलब उच्चारण में अधिक समय लग रहा है ना? ठीक है। देखो, चलो पूछते हैं हम। अल्लाह तुम लोग का जवाब देना। शुरू से पूछ रहे हैं, लिखा पहले सब जी। चलो बताओ, संस्कृत का संधि विच्छेद? समझोर कृत। संस्कृत के फादर महर्षि पाणिनि कौन ग्रामर लिखा? अष्टाध्यायी। कौन ग्रामर? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। कितना सूत्र है? 4000। अष्टाध्यायी में किसका वर्णन किया गया है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, रहना, खाना, पीना, सोना, सब कुछ का इसमें। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे, समझा? सब कुछ नियम होता है ना? जैसे अब पानी पी रहा तो पानी में खारा खाली नहीं पीना चाहिए। पानी खड़ा होके नहीं पीना चाहिए। दूध खड़ा होके पीना चाहिए, पानी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। समझा? समझ गया? तो वही सबका वर्णन किसमें किया गया? अष्टाध्यायी में, ठीक ना? व्याकरण के मुख्य रूप से कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन सा? हाँ, वर्ण, पद और वाक। वर्ण, पद और वाक। और वर्ण किसे कहते हैं? हाँ, जिसका खंड का टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद? 3। वर्ण के 2 भेद।
एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? हाँ हाँ, देखो स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में किसी का सहायता नहीं ले जा सके, किसी का सहायता नहीं लेते हैं, उसे उसे स्वर कहते हैं। अब देखो जो व्यंजन, देखो व्यंजन कल पढ़ेंगे, उसे बताते। देखो व्यंजन कहते हैं जिसको बोलने में स्वर का सहायता ले, जिसको बोलने में किसका सहायता ले? स्वर का। जैसे देखो, जैसे क, ये क्या है? क। अब देखो क जो बोलते हैं लास्ट में आता है आता क, लास्ट में आता है। ये क जो बना है, क प्लस तब क्या बना? तब बना है क। तुम क ख से लेकर के अब तक तरह ज्ञ तक पढ़ो, ज्ञ तक पढ़ो, सब क्लास में आएगा। च तो आता है ना। तो व्यंजन कहते हैं, व्यंजन स्वर के सहायता से बोलते हैं, लेकिन स्वर को बोलने में किसी के सहायता, जैसे आ, ये देखो जो है इसको बोलने में किसी के सहायता नहीं होता, समझा? तो कितने, अब बताओ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर जिसको बोलने में किसी के सहायता न ले जा सके। स्वर के कितने भेद? कौन कौन सा? हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। और ह्रस्व की संख्या कितनी है? 5 है, 5 है। और दीर्घ किसे कहते हैं? अधिक समय लगे, जिसको बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगे। हर्ष की संख्या कितनी है? हर्ष की संख्या 8 है, उसकी संख्या 8 है। और उसके बाद प्लुत। प्लुत किसे कहते हैं? हाँ, जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं, उसे प्लुत कहते हैं। पाणिनि जी का जन्म कब हुआ था? 560। मृत्यु 560, 520 होगा। हाँ हाँ, 520 करो, 520 में जन्म हुआ था। गलती 460 दे दिए, जन्म उससे ना जन्म जो हुआ ना, जन्म 520, सही है, दो लिखो ना, जन्म 520, जन्म 520 और मृत्यु 460, मृत्यु 460 लिख लिया। ठीक है, व्यंजन कल पढ़ेंगे हम लोग।